हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है कल्प शाह फ्रॉम लीगल सहायता .com। छोड़िए लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी लीगल सहायता .com। हमारी जो सर्विस है उसे उपलब्ध करने के लिए आपको कॉल करना है या लॉगिन करना है www.legalsahayata.com या kalpsahclasses.com, जो मेरा क्लासेस वाला सर्विसेज है। तो इसके लिए आप कॉल करना 8000028250 पे आप कॉल या व्हाट्सएप जरूर से कर सकते हो। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट है वो कैसे बनाना। तो स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट किसको मिलता है? तो सबसे पहले समझिए, जिनका एक्सपोर्ट $3 मिलियन पिछले 3 साल में $3 मिलियन। देखो, अभी आपको मैं कैलकुलेटर मार के देता हूँ। 3 मिलियन मतलब 30 लाख, 1 मिलियन मतलब $10 लाख। तो $30 लाख इंटू 82 रुपीज, तो आपका आ जाएगा 24 करोड़ 60 लाख। 24 करोड़ 60 लाख रुपीज का, जिसका पिछले तीनों सालों में एक्सपोर्ट का टर्नओवर है, वो मिनिमम वन स्टार एक्सपोर्ट हाउस का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। फिर जिसका 15 मिलियन है, तो 15 मिलियन यानी कि 15 के पीछे 6 zeros, 10 लाख। 1 मिलियन होता है तो 1.5 करोड़ तो डॉलर हो गया। $1.5 करोड़ इंटू 82, तो आपका कितना सारा हो गया? 123 करोड़ रुपया हो गया है। एकम, दशक, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज। तो 123 करोड़ मतलब 1 अबज 23 करोड़। 123 करोड़ का अगर आपका पिछले तीनों स्टार में एक्सपोर्ट है तो आप 2 स्टार एक्सपोर्ट ले सकते हो। इसी तरह आप 50 मिलियन का गिन लो, तो 50 मिलियन में आप देखते हो 50, उसके पीछे 6 जीरो, मल्टीप्लाइड बाय 82, तो उसमें आएगा एकम, दशक, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज। 4 अबज 10 करोड़ मतलब 410 करोड़। फिर 200 मिलियन, तो 200 मिलियन इंटू 10 लाख, या आपको मिलियन में आ गया कि पहले 200 मिलियन यानी कितने डॉलर हुए? कम, दशक, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ डॉलर हो गए। तो 20 करोड़ डॉलर को आप 82 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एकम, दशक, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, कम, दशक, सौ, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अबज, 10 अबज। तो कितना सारा हो गया? 16 अबज, यानी 1,600 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है, तब आप शायद 4 स्टार एक्सपोर्ट बन सकते हो। 1,600 करोड़ का, और वो भी पिछले तीनों साल में होना चाहिए। तो ये आपका एक्सपोर्ट हाउस कैसे बन, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको समझा दिया। और वो पिछले तीनों साल में होनी चाहिए। और करंट साल, अगर आप करंट ईयर में इन बिटवीन अप्लाई कर रहे हो तो इस साल का भी आपको टर्नओवर का डेटा देना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करते हैं और उसमें आपको क्या फायदा हो सकता है, देखते हैं। The objective behind certifying certain exporters firms as status holder is to recognize such exporter firms as business leaders who have excelled in international trade and have successfully contributed टू कंट्रीज फॉरेन ट्रेड, यानी जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है और बहुत सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। ऑल एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी हैविंग एन आईसी नंबर ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एज अ स्टेटस होल्डर बेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। जिनके पास भी आईसी सर्टिफिकेट है, चाहे गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहा है या टेक्नोलॉजी का कर रहा हो, वो बंदा अगर उसका जो मैंने टर्नओवर बताया उतना पिछले 3 साल में है, तो वो सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेंट में भी categorized as status holder on achieving the threshold export performance in the current and preceding 3 years। क्या लिखा है? In the current year and in the 3 preceding years as indicated in para 1.26 of foreign trade policy। मतलब क्या लिखा है? करंट ईयर में भी करना है और पिछले 3 साल में करना है। यहाँ और नहीं है, एंड वर्ड है। और हाउएवर फॉर जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर अबव एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस थ्रेशोल्ड ड्यूरिंग द करंट एंड द प्रीसीडिंग 2 ईयर। जो मेरे डायमंड वाले हैं, जो मेरे ज्वेलरी वाले, सूरत वाले, सुनो, वो ये साल और पिछले 2 साल में। लेकिन अगर समझ लो ये साल तो पूरा हुआ नहीं, तो उसका आपको प्रपोर्शनेट गिनने का। द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस समझ लो कि 6 महीने का हुआ तो इसका आधा कर देने का। The export performance shall be counted on the basis of FOB value of export earnings in freely convertible foreign exchanges or Indian rupees as per para 2.53 of FTP।
तो आपको जो भी एक्सपोर्ट करते हो, भले आपका कॉन्ट्रैक्ट CIF हो, लेकिन उसका स्टेटस होल्डर में आपका जो टर्नओवर गिना जाएगा FOB वैल्यू पे गिना जाएगा. फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट FOR वैल्यू मतलब फ्री ऑन रोड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स in Indian rupees shall be converted in US dollar at the exchange rate notified by Central Board of Indirect Tax and Custom as applicable on the 1st अप्रैल ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर. अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है, यानी कि आपने किसी एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस वाले को दिया, किसी EPGC वाले को दिया, तो उसके लिए देखो यहाँ पे डीम्ड एक्सपोर्ट का भी सारा डेफिनेशन दिया हुआ है. जी, डीम्ड एक्सपोर्ट में है एडवांस ऑथराइजेशन वाले को दिया, EOU दिया, EOU को दिया, EPCG होल्डर को दिया. फिर ये दूसरे प्रकार के भी डीम्ड एक्सपोर्ट है, लेकिन वो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है, तो मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करता. लेकिन किसी एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर को आपने दिया तो आप डीम्ड एक्सपोर्टर माने जाओगे, और उसका भी टर्नओवर आपको स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट दिलवाने में हेल्प करेगा. ठीक है. उसके बाद और उसके लिए वो 1 अप्रैल का US डॉलर का रेट गिना जाएगा. अब CBIC का एक्सचेंज रेट कैसे निकालेंगे, तो आपको हर 15 दिन में CBIC एक्सचेंज रेट निकालती है. तो आपको गूगल में लिखने का CBIC एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन. आपको देखो अभी ये 2024 का मिल गया. आप 23 में जाओगे तो 23 के 1 अप्रैल का आपको मिल जाएगा. यहाँ पे बहुत पुराने जाओगे तो आपको 5 जनवरी 23, तो यहाँ पे आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ ये 5 मई, उसके पहले 21 अप्रैल और 7 अप्रैल, तो 17 मार्च को जो अप्रैल रेट था ना, वो एप्लीकेबल हो जाएगा डीम्ड एक्सपोर्ट में. US डॉलर में 83 इंपोर्ट का था, एक्सपोर्ट का 81 था, तो वो रेट आपको माना जाएगा 81.91. तो ये भी मैंने आपको बता दिया रेट कहाँ से निकालना है इसके लिए, अगर आपका डीम्ड एक्सपोर्ट है और किसी भी पर्पस के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए यहीं से रेट निकालते हैं. For granting status and export performance would be necessary in all 3 preceding financial years. It is not like that it is just required in 1 year or 2 year or 3 year. It is required in all the 3 years. And if you are applying in between the year, then in the current year it should be proportionate. If for example it is year 3, 6 months have elapsed, you can count it 1.5. फॉर ग्रांटिंग स्टेटस एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया. फिर ये आपने भी कितना एक्सपोर्ट करना है वो भी कर लिया. हाँ, और जो 1 स्टार एक्सपोर्टर है जिसके पास उद्योग आधार सर्टिफिकेट है सॉरी, उसके लिए डबल वेटेज गिना जाएगा. डबल वेटेज मतलब आपने 1 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है तो 2 करोड़ माना जाएगा. लेकिन सिर्फ वो 1 स्टार जो एक्सपोर्ट हाउस, स्टार एक्सपोर्ट हाउस की कैटेगरी में बिगिनिंग कर रहे हैं, 24.5 करोड़ जो मैंने बताया था आपको, $30 लाख इंटू 82, 24.5 करोड़ आया था, उसका भी हाफ कर दो तो आपको आ जाएगा 12 करोड़ 30 लाख. अगर आप MSME हो, या तो फिर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो और आपके पास ISO या BIS सर्टिफिकेट है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट इंक्लूडिंग सिक्किम, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर या लद्दाख में हो, या तो फिर आप एक्सपोर्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर रहे हो. लेकिन अभी मेरे ख्याल से ये इतना सारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये MSME सर्टिफिकेट तो सबके पास होता ही है और सब MSME के दायरे में आता है. MSME का बड़ा जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम का शायद टर्नओवर ही 250 करोड़ तक मिल जाता है आपको MSME का सर्टिफिकेट, तो सबको मिलेगा डबल वेटेज 1 स्टार के लिए. तो जिसके पास उद्यम सर्टिफिकेट है उसको डबल वेटेज मिलेगा. तो डबल वेटेज शैल बी अवेलेबल फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी ओनली. Such benefit of double weightage shall not be admissible for grant of status recognition of other category, यानी कि 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार को नहीं मिलेगा. वो भी उन्होंने लिख दिया. अब किसी ने लिखा, कोई पूछ सकता है कि भाई 1 स्टार को ही लिखा है तो 2 स्टार का तो कुछ नहीं लिखा है, तो उसको भी मिल सकता है, ऐसा कोई पूछे नहीं, इसीलिए उन्होंने ऐसा स्पष्ट कर दिया कि इनको नहीं मिलेगा. द एक्सपोर्ट्स बाय IC होल्डर्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी शैल बी ग्रांटेड डबल वेटेज. MSME मतलब आपके पास उद्यम सर्टिफिकेट है तो भी आपको डबल वेटेज मिलेगा. अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में आते तो भी डबल वेटेज मिलेगा. आपके पास आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ISO सर्टिफिकेट है, BIS है, तो भी डबल वेटेज मिलेगा, लेकिन सिर्फ 1 स्टार के लिए. यानी 24 करोड़ 30 लाख की जगह 12 करोड़ 30 लाख, 24 करोड़ 60 लाख की जगह 12 करोड़ 30 लाख का आपको एक्सपोर्ट होना चाहिए, तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. A merchandise shipment service render can get double weightage only once in any one of the categories. यानी कि आपको यहाँ आप MSME भी हो और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का भी कर रहे हो तो 4 गुना वेटेज नहीं मिलेगा, एक ही जगह बेनिफिट मिलेगा.
અને એક માલ आपने एक्सपोर्ट किया, मर्चेंडाइज यानी सामान या सर्विस, उसका डबल वेटेज एक ही जगह ले सकते। देखिए अगर आप MSME भी हो, BIS होल्डर भी हो और फ्रूट्स का भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 3 बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार ही मिलेगा। सिंपल लॉजिक है। अदर कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ स्टेटस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ऑफ द IEC होल्डर शैल नॉट बी परमिटेड टू बी ट्रांसफर टू अनदर IEC होल्डर, यानी कि आप किसी को ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। दैट मीन्स कि हेंस कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन डिस्क्लेमर शैल नॉट बी अलाउड, फिर यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक्सपोर्ट्स मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस शैल नॉट बी काउंटेड फॉर रिकॉग्निशन। आपने कोई माल इंपोर्ट किया फिर एक्सपोर्ट कर दिया तो उसका भी री एक्सपोर्ट वाला भी माल स्टेटस होल्डर के लिए नहीं माना जाएगा। समझ लो कि आप चाइना से बहुत सारे मोबाइल इंपोर्ट करके श्रीलंका में एक्सपोर्ट करते हो तो नहीं चलेगा, वो आप स्टेटस होल्डर नहीं बनोगे। इतना तो कैसा भी कर सकते हो, क्योंकि वो जो स्टेटस होल्डर के लिए गवर्नमेंट चाहती क्या कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल का चाइना में करवाओ और यहाँ से आप एक्सपोर्ट सिर्फ एक एजेंट या फिर कमीशन वाला व्यापारी समझते हो तो वो नहीं माना जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर ऑथोराइजेशन इंक्लूडिंग स्कॉमेट आइटम्स विल बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। भले ही आपकी स्कॉमेट आइटम हो लेकिन उसका एक्सपोर्ट किया तो मिल जाएगा। अब उसको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहले आप कोई एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट लेता है तो उसके बेनिफिट तो बताओ भैया कि क्या हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। Authorization, status holder will get the following privileges. Authorization and customs clearance for both imports and export may be granted on self declaration basis, यानी कि आपको हर कोई चीज़ में आपका असेसमेंट नहीं किया जाएगा, या फिर असेसमेंट किया जाएगा तो रिस्क पॉलिसी के हिसाब से किया जाएगा, बहुत ही रेयर किया जाएगा। आप जो भी बोलोगे सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे कस्टम्स वाले मान लेंगे। Input out norms may be fixed on priority within 60 days of norms committee special scheme in respect of input out norms to be notified by DGFT from time to time for specified status holder। मतलब क्या कहते हैं कि अगर आप एडवांस ऑथोराइजेशन के अंतर्गत रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहते हो और उस रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट करना चाहते हो और आपकी जो प्रोडक्ट है वो किसी भी उन्होंने स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स दिए हुए बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, उस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स में आपकी प्रोडक्ट नहीं है तो आपका जो रेशियो है वो आप उन या फिर आपकी प्रोडक्ट है तो उसका रेशियो कुछ आप ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नॉर्म्स कमिटी में अप्लाई करना होता है। तो वो एडवांस लाइसेंस वालों के लिए एप्लीकेबल है। तो एडवांस लाइसेंस में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी अगर आपका नॉर्म सेट नहीं है या फिर आप नॉर्म से कुछ हटके करना चाहते हो तो। एग्जाम्पशन और अगर आप इसी प्रकार का एडवांस लाइसेंस हमसे बनाना चाहते हो ना तो दोस्तों आपको कहीं जाना नहीं है, एकदम चिंता मुक्त हो जाना है। कॉल करना है 800000282250। दोस्तों हमारा मोटो है, हमारा लोगो है कि छोड़िए ना लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com। forget all your legal worries, use the services of legalsahayata.com, your own टैक्स कंप्लायंस पार्टनर। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं उसको और क्या बेनिफिट मिलेंगे। एग्जम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग द बैंक गारंटी फॉर स्कीम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अंडर स्पेसिफाइड अदरवाइज एनीवेयर इन FTP और HBP। यानी क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप समझ लो एडवांस लाइसेंस लेना चाहते हो तो जितनी भी आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी माफ़ होगी उसका आपको बॉन्ड जमा कराना पड़ेगा। अगर आप EPCG लाइसेंस ले के अंतर्गत मशीन इंपोर्ट करते हो ड्यूटी फ्री तो उसके अगेंस्ट में भी आपको बैंक गारंटी और बॉन्ड जमा कराना पड़ता है। तो वो बैंक गारंटी या बॉन्ड आपको नहीं जमा कराना पड़ेगा, बैंक वाले भी आपसे FD लेंगे उतनी अमाउंट का या फिर आपकी सिक्योरिटी जमा करवाएंगे और प्लस उसका बैंक गारंटी का चार्ज भी लेंगे। समझ लो कि 3 लाख रुपए का बैंक गारंटी लेंगे तो आपको 3 लाख की FD करानी पड़ेगी और उस पर ऊपर 14,000 का चार्ज भी देना पड़ेगा, उसका वन टाइम चार्ज, वो कभी वापस नहीं मिलेगा, FD वापस मिलेगी सूद समेत, तो वो आपको नहीं करना पड़ेगा, यानी कि बैंक गारंटी देनी ही नहीं पड़ेगी। एडवांस लाइसेंस EPCG या फिर जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पशन फ्रॉम कंपलसरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक। हाँ, RBI का मास्टर डायरेक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या कहता है, अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करते हो तो उसका जो बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग बिल, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस तो नहीं भेजना होता खैर, लेकिन बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट और इनवॉइस और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन वगैरह जो उसके मेन टाइटल डॉक्यूमेंट है वो बिल ऑफ लेडिंग है, वो आपको बैंक को देना है। अपनी बैंक आपके बायर को बैंक को कुरियर करेगी, आपको डायरेक्टली बायर को कुरियर नहीं कर देना है क्योंकि इसमें भारत देश का फॉरेन एक्सचेंज रिस्क पे है। तो हमेशा भारत सरकार चाहती है कि आप
बैंक के थ्रू डॉक्यूमेंट रूट करो, लेकिन जो स्टेटस होल्डर है वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपने बायर को भेज सकता है और बायर पोर्ट पे जाके वो बिल ऑफ लेडिंग देके माल छोड़वा सकता है. 2-star and above export houses shall be permitted to establish export warehouses as per Department of Revenue guidelines. यानी कस्टम्स का जो कस्टम्स वेयर हाउस है उसको 2-star एंड अबव वेयर स्टार एक्सपोर्ट हाउस होल्डर्स बना सकते हो. उसके लिए फिर आपको कस्टम्स का अलग से गाइडलाइंस पढ़ना पड़ेगा. The status holder would be entitled to preferential treatment and priority in handling of their consignments by कंसर्ट एजेंसीज. जो भी एजेंसीज है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, कस्टम्स है, DGFT है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी है, RCMC वाली, EPC एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, सारी एजेंसी आपको लाइन में जहां आप खड़े रहोगे वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी, यानी कि यू विल बी गिवन प्रेफरेंस. Manufacturers who are also status holders, like 3-star, 4-star and 5-star will be enabled to self-certify their manufactured goods as per their IEM-IL letter of intent as originating from India with a view to qualify for preferential treatment under different preferential trade agreement, foreign trade agreement, comprehensive economic agreements, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ. सब्सिक्वेंटली द स्कीम में बी एक्सटेंडेड टू रिमेनिंग स्टेटस होल्डर. मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स हु आर आल्सो स्टेटस होल्डर शैल बी एलिजिबल टू सेल्फ सर्टिफाई देयर गुड्स एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडिया. ठीक है, कहना क्या चाहता है कि बहुत देशों के साथ इंडिया ने फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट किया है, जैसे अपना UAE, अपना ऑस्ट्रेलिया, अपने आजू बाजू के साफ्टा कंट्रीज, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, साउथ कोरिया, फिर कंबोडिया, शायद उसमें आसियान एग्रीमेंट है. तो उस एग्रीमेंट के तहत माल आप यहाँ से इंडिया से उस देश में बेचते हो तो आपके बायर को इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी या कम लगेगी. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई करना पड़ेगा. वो किसको करेंगे आप co.dgft.gov.in पे जाके एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी को कर सकते हो या फिर आप DGFT को भी कर सकते हो. तो वहाँ पे आप अप्लाई किया, फिर आपको कॉस्ट शीट वगैरह अपलोड करना पड़ता है वहाँ पे कि समझ लो कि आपने एक शर्ट बनाया तो शर्ट बनने के लिए आपने क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया, उसका कॉस्ट शीट दो, किससे खरीदा, कितना पर यूनिट उसका प्राइसिंग है और कितना मीटर शर्ट का कपड़ा उसमें यूज़ किया, कितने बटन यूज़ किए, कितना धागा यूज़ किया, और उसका परचेज बिल का इनवॉइस अपडेट करो. उसे कहते हैं प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. वो आपको एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी देगी. अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई करना है फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के तहत तो आप हमें कॉल कीजिए 800000282250. योर ओन लीगल टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com. तो मैं क्या कह रहा था कि जो 2-स्टार एंड अबव स्टेटस होल्डर्स है यानी कि एक्सपोर्ट हाउस है, उनको ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेने के लिए एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल में कॉस्ट शीट वगैरह जमा नहीं करानी पड़ेगी. वो खुद अपने ही लेटर हेड पे वो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इश्यू कर सकते हैं. तो एक और बेनिफिट मिल गया कि आपको हर बार सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की 736 रुपया 736 गवर्नमेंट फीस पे करनी पड़ती है, वो नहीं पे करनी पड़ेगी. हम भी कंसल्टेंट थोड़ी भी फीस ले लेते, वो भी नहीं पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट शीट नहीं बनानी पड़ेगी, तो आपका टाइम बच गया. तो अब समझ लो सब तो स्टेटस होल्डर 2-स्टार स्टेटस होल्डर तो हो नहीं सकते. 2-स्टार में हमने देखा था कितना सारा टर्नओवर था. तो वो सारा टर्नओवर हर किसी के पास होता नहीं है. तो हम क्या करते हैं, हम भी आपके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन अप्लाई करेंगे. और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन प्रेफरेंशियल मतलब कि आपके बायर को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कम पे करनी पड़ेगी. तो से फ़ायदा क्या है प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो आपकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी. समझ लो आपके प्रोडक्ट के इंडिया में 100 सप्लायर्स हैं, लेकिन 95 या 90 को प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का पता नहीं है. पता है तो उसके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है DGFT की DSC है तो कॉस्ट शीट बनाने वाला कोई नहीं है. तो अगर आप हमसे बनाओगे तो आपको ये सारा बेनिफिट मिल जाएगा. आपके बायर को 5% की इम्पोर्ट ड्यूटी UAE में नहीं लगेगी या कम लगेगी एज पर एग्रीमेंट में जो लिखा है. तो क्या होगा कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस 5% से बढ़ जाएगी. सिंपल. तो वो सर्टिफिकेट 2-स्टेटस होल्डर खुद इश्यू कर सकता है. Status holders shall be entitled to export freely exportable items, excluding gem and jewelry articles of gold and precious, on free of cost basis of export for export promotion, subject to an annual remit of 1 crore or 2% of annual export realization during preceding 3 licensing year, whichever is lower.
यानी कि कई बार क्या होता है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्री में देने पड़ते हैं। आपका करोड़ों का टर्नओवर है तो 1 करोड़ तक का माल आप फ्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो। मतलब एक्सपोर्ट नहीं कहलाया जाएगा, फ्री सैंपल बेच सकते हो, एक्सपोर्ट ही है, लेकिन उसमें आपको पैसे नहीं मिलते। मेन रूल क्या है कि जितने भी आप माल एक्सपोर्ट करते हो तो इंडिया का रिसोर्सेज लूज हो रहा है, इंडिया रिसोर्सेज गंवा रही है, तो उसके सामने पैसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप सैंपल भेज रहे हो ना तो 1 करोड़ तक, और आप स्टेटस होल्डर हो तो 1 करोड़, या फिर आपके एनुअल एक्सपोर्ट रियलाइजेशन का 2% जो पिछले 3 साल का रियलाइजेशन है, उधर तक आप फ्री सैंपल बेच सकते हो, उसमें से जो लोअर होगा, यानी कि मैक्सिमम 1 करोड़ तक आप सैंपल बेच सकते हो। फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स बाय फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, the annual limit would be 2% of annual export realization during the presidency licensing। उसमें 1 करोड़ का कैप नहीं है, 2% जितना। अगर आपने 5,000 करोड़ का टर्नओवर किया तो 5,000 इंटू 2%, तो 100 करोड़ का सैंपल बेच दो, ठीक है, बेच सकते हो। 5,000 का वकरा करने के लिए 2% देना मुनासिब है, वाजिब है। In case of supplies of pharmaceutical products, vaccines and life-saving drugs to health programs of international agencies such as UN, WHO, PAO, government health programs, the annual limit shall be up to 8% of the average annual export realization during preceding 3 licensing year। यानी कि इन लोगों को आप भेज रहे हो जो मानव सेवा के लिए काम करती है, तो 8% जो आपका एक्सपोर्ट रियलाइजेशन है पिछले 3 साल का, उधर तक सैंपल दे सकते हो। सच फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई सेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्यूटी ड्रॉबैक और एनी अदर एक्सपोर्ट इंसेंटिव। यानी दूसरे फ्री ऑफ सप्लाई, आपको आप डॉलर तो लेके नहीं आ रहे हो कंट्री के लिए, जिससे इंडिया पेट्रोल खरीदेगी वगैरह, जो भी इंडिया का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको बैलेंस करेगी, तो लेके नहीं आ रहा, तो फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक किस चीज़ का देने का, रोड टैक्स किस चीज़ का देने का, जीएसटी रिफंड किस चीज़ का देने का, नहीं मिलेगा। फिर स्किलिंग एंड मेंटरशिप ऑब्लिगेशन टू इम्प्रूव द ट्रेड इकोसिस्टम बाय एनहांसिंग द अवेलेबल स्किलिंग अपॉर्चुनिटी, स्टेटस होल्डर्स आर made partners in providing mentoring and training in international trade। Status holder will endeavor to provide skill upgradation training in international। अगर आप 2 स्टार एक्सपोर्टर हाउस हो तो 5 ट्रेनी को पर ईयर नए एक्सपोर्टर्स को तैयार करोगे। 3 स्टार हो तो आप, ये तो क्या है, सहकार की भावना है भैया, कि हमें आगे बढ़ना है ना, बहुत आगे बढ़ना हो ना, तो आप अकेले नहीं जा सकते, सबको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो साथ लेना है, सबका साथ सबका विकास, जो मोदी जी का नारा भी है। A model training program of minimum duration of 6 weeks would be put up in public domain for guidance। एक मॉडल यानी कि एक बना के दिया जाएगा प्रोग्राम, उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देनी है अपने नए एक्सपोर्टर भाइयों को। डिटेल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है, वो तो उतना उसका खास महत्व नहीं है। तो उसके बारे में, जैसे फॉरेन ट्रेड, ये मैं जो पढ़ रहा था ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का चैप्टर 1 पढ़ रहा था, देखो यहाँ पे है। उसी तरह हर एक चैप्टर का एक हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर होता है। जैसे लॉ में एक्ट होता है, उसके रेलेवेंट रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब क्या हुआ कि उस लॉ को कैसे अमल में मुका जाएगा, कैसे उसका पालन किया जाएगा। तो वो लॉ होता है, वो कानून जो पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद होता है रूल्स। तो रूल्स में भी पढ़ते हैं कि क्या लिखा है उसके बारे में। रूल्स मतलब हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स, उसकी प्रोसेस क्या है, ये पॉलिसी है, ये प्रोसेस है। चैप्टर 1 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये है चैप्टर 1 ऑफ हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर। जो इसका चैप्टर 1 है उसका ही प्रोसीजर इसमें होगा, क्योंकि दोनों चैप्टर 1 है, एक पॉलिसी का, एक प्रोसीजर्स का। तो यहाँ पे उसका लिखा तो कुछ है, हाँ, स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेशन, उसके लिए उन्होंने exporter shall be required to file an application online for the recognition of status holder। Online application for status holder shall be filed with jurisdictional RA as determined by the location of जो आपके IEC कोड पे जिस DGFT का नाम लिखा हो ना, उधर अप्लाई करना है। जैसे DGFT दिल्ली, अहमदाबाद वगैरह। वैलिडिटी कितनी है, तो उस देखो, एनी सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 15 to 20 टू एन IEC होल्डर शैल रिमेन वैलिड टिल 30/9/2023। भले ही आपने अगर 2023 की शुरुआत में लिया हो ना, तो आपको 9 महीने में, यानी कि 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई गई, तो उसमें आपको नया सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, वो पूरे 5 साल के लिए वैलिड रहेगा. स्टेटस सर्टिफिकेट इशूड अंडर न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी shall be valid for period of 5 years from the date on issue, फ्रॉम द डेट ऑन विच एप्लीकेशन फॉर रिकग्निशन वॉज फाइल. मतलब जब आपने अप्लाई किया उस दिन से 5 साल, भले उन्होंने 1 महीना लगाने अप्लाई करने में लगा दिया तो वो आपका चला गया. On achieving higher status threshold as per para 1.26 of foreign trade policy, a firm can at its discretion upgrade their status holder category after surrender of the previous certificate and applying as per para 1.08 above. मतलब क्या कहना चाहता है कि अगर आपने समझ लो कि आपका 24 करोड़ की जगह और ज़्यादा भी टर्न ओवर है तो आपको 2 स्टार स्टेटस होल्डर मिलेगा, उसके ज़्यादा भी हो गया 3 स्टार मिलेगा. तो अगर आप 1 स्टार में से 2 स्टार आना चाहते हो तो पहले 1 स्टार का सरेंडर कराओ और सेम प्रोसीजर से पहले दोबारा 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का सर्टिफिकेट अप्लाई करो. फिर स्टेटस होल्डर shall maintain true and proper accounts of its exports and imports based on which such recognition has been granted. The account shall be maintained for a period of 2 years from the grant of status certificate. This account shall be made available for inspection by RA. मतलब आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रखने, जितने भी शिपिंग बिल फाइल हुए, जितने भी एक्सपोर्ट इनवॉइस उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है, उसका पूरा एक डेटा मेंटेन करना है और सारे कागजात, शिपिंग बिल, फिर बिल ऑफ लेडिंग की कॉपी, पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, फिर आपका जो भी आइस गेट से उसका EGM नंबर निकलता है वो सारा संभाल के रखना है. EGM जो होता है एक्सपोर्ट का लास्ट प्रूफ रहता है, एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्टो. वो GST रिफंड के लिए भी मांगते हैं. GST में रिफंड 2 प्रकार से होते हैं, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST और एक्सपोर्ट अंडर LUT. एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST में आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन बन जाता है. इसमें सिर्फ आपको GSTR1 में टेबल 6A में आपका एक्सपोर्ट का जो डेटा है, जो GST अमाउंट है और IGST अमाउंट और IGST वैल्यू एज पर शिपिंग बिल डालना है. दूसरा तरीका होगा अंडर LUT. तो LUT में आपको RFD 01 करके रिफंड का एप्लीकेशन फाइल करना होता है. इसमें थोड़े बहुत कागजात जमा कराने होते हैं, जिसके लिए भी आप हमारा सहायता ले सकते हो. आई एम वेरी मच हैप्पी टू हेल्प यू सर. Now let's see how to practically apply this certificate. For that you need to go on services and on first of all log in to the DGFT websites. Firstly log in. If you have not created user ID password, then create it and then create an IEC code. We can also apply your IEC code, your status certificate, your free sale certificate, your AD code, IEC code, and everything regarding export, import, or legal tax compliance services. Let's come to the over here services home page. Certificate management, status holder certificate, apply status holder certificate. Then you can start a fresh application. Over here your basic details will be appearing. क्या आप एक्सपोर्ट करते हो, what would be your you exporting, goods or services? If you are exporting goods, then you choose the category what you have exported, and services, then what services you will export. Lots of services like accounting services, research and development services, and many other services are mentioned over there. If it is your services are not covered in any of the above, then choose other and then write what service you exported. In the same manner you choose goods. Goods also other option is available. Then please specify what goods you have exported which is not categorized in above categories. Then I am choosing my agriculture and allied products or my textile products which I am an exporter, or generally I can also choose general trading if I am a merchant exporter. अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो. तो मैं टेक्सटाइल और जनरल टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही चूज़ करता हूँ. फिर मेरी वेबसाइट का नाम है www.legalsahayata.com. छोड़िए लीगल चिंता, अपना ये आपका अपना लीगल टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस लाइन. तो आप क्या करते हो, तो आई एम एन एक्सपोर्टर. मैं तो ब्रीफ में लिख रहा हूँ, आपको अपना ब्रीफ बनाना है. मैं यहाँ पे सिर्फ सैम्पल लिख रहा हूँ. फिर आपको ईमेल आईडी देना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 25 जो भी आपके हो वो दिखाने हैं. यहाँ पे यस लिखना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन दबा देना है. ऐड सर्विस इज डेट, यहाँ सर्विस सिलेक्ट किया तो फिर सर्विस ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वो मेरी सर्विस है ही नहीं तो जाने दो. फिर मैं कौन सा स्टार हाउस अप्लाई कर रहा हूँ, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार. तो 1 स्टार. प्लीज स्पेसिफाई
आप क्या हो, एमएसएमई हो, आईएसओ सर्टिफिकेट है, बीआई सर्टिफिकेट वाले हो, नॉर्थ ईस्ट या जम्मू कश्मीर या लद्दाख से आते हो, या फिर यूनिट लोकेटेड इन एग्री एक्सपोर्ट जोन में आते हैं या नन है, तो मैं लिखूंगा मैं उद्योग आधार हूँ। तो फिर आपका डबल वेरिफिकेशन, डबल वेटेज मिल जाएगा आपको, 1 स्टार लेना है तो। यहाँ पे कुछ नोट्स भी दिया है, शिपमेंट कैन बी इंक्लूडेड ओनली वंस इन एनी वन ऑफ द कैटेगरीज एलिजिबल फॉर डबल वेटेज। देखो डबल वेटेज है ना, यहाँ अगर यहाँ पे ये चूज करते हो ना तो ही डबल वेटेज वाला यहाँ पे ऑप्शन खुलता है। अगर नन कर देता हूँ तो देखिए शायद ये वो, हाँ 1 स्टार किया है इसलिए वो आया। हाँ यहाँ पे तो वो डबल वेटेज, 2 स्टार में तो ऑप्शन ही नहीं है, जितना एक्सपोर्ट है वो विदाउट वेटेज ही डालना है। 1 स्टार में ही वो वेटेज का मामला और मांजरा है, तो मैं 1 स्टार वाला ही समझाऊंगा ताकि सबको इजी पड़े। फिर ईयर ऑफ एप्लीकेशन, मेरा ईयर ऑफ एप्लीकेशन 23-24 है और आज महीना चल रहा है फरवरी, तो मैं जनवरी तक का एक्सपोर्ट दिखाऊंगा, उसके हिसाब से मैं सर्टिफिकेट मांगूंगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विथ डबल वेटेज, अभी देखिए 30 लाख डॉलर इंटू 82 यहाँ, लेकिन यहाँ पे डॉलर में दिखा, इंटू नहीं करना है, तो $3 मिलियन मतलब 30 लाख डॉलर विथ डबल वेट है, तो मैं यहाँ 15 लाख डॉलर डालूंगा। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विथ डबल वेटेज मतलब 30 लाख डालूंगा, सॉरी 4, 5, 6, $30 लाख के डबल हो गया। एक्सपोर्ट विदाउट वेटेज तो यहाँ 15 हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज तो मेरा है ही नहीं। FOR वैल्यू अगर आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया तो फ्री ऑन रोड वैल्यू लेना है, और उसका 1 अप्रैल जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में जो CBIC का रेट है उससे उसको रुपीज़ टू उस करेंसी में कन्वर्ट करना है डॉलर में। फिर SEZ EOU को एक्सपोर्ट किया हो तो टोटल मेरा कितना हो गया विदाउट वेटेज। यहाँ पे ये डबल नहीं डालना है, एक्सपोर्ट विदाउट वेटेज तो फिर डालना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 45 हो जाएगा ना, वो नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे भी जिसको भी डबल वेटेज मिला वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 30 लाख रुपया, 30 लाख डॉलर, 4, 5, 6। ठीक है, फिर से मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। और ये जो समरी है ना आपके CA सर्टिफिकेट से मैच होनी चाहिए। जो 30 लाख डॉलर बताया मैंने, तो यहाँ पे एक CA सर्टिफिकेट आपको CA से ये सारा सर्टिफाई करा के देना है, तो वो सारा मैच होना चाहिए। NF1B के फॉर्म है, वो CA पूरा साइन करेगा, वो भी मैं समझा दूंगा कैसे कैसे साइन करना है अगर कोई CA है तो उन लोगों को। फिर जो मैंने एक्सपोर्ट की ना वो 5 प्रोडक्ट का मुझे यहाँ HSN कोड देना है, और वो 5 प्रोडक्ट का कितना वेटेज है मेरे प्रोडक्ट्स में। तो मैं सबसे पहले शर्ट का HSN कोड डालूंगा, शर्ट HSN कोड मैंने शर्ट एक्सपोर्ट किए है तो है वो 6205-2000, या फिर ये 6109-1000, 6109-1000। तो मैं यहाँ से पहले चुनूंगा, बहुत नीचे नीचे शायद जाना पड़ेगा। यहाँ पे उतना वो अवेलेबल नहीं करवा रहा है। मैं अभी आपको है ना दूसरे ब्राउज़र में लॉग आउट करके बता देता हूँ, क्योंकि इधर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ मिनट जी, उसमें क्रोम में नहीं दिख रहा था, इसमें दिखने लगा एज में। तो यहाँ पे जाते हैं ना, तो देखो यहाँ पे मुझे स्क्रॉल करना पड़ा, लेकिन वहाँ वहाँ पे टाइप करने का वो एक कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट जैसा है। तो मैं शुरुआत के 61 तक नहीं जाऊँगा, शुरुआत का जो सब्जी वगैरह होगा ना 7 नंबर 8 नंबर में स्पिनेच ही डाल दूंगा। पोटैटो डाल दो, चलो पोटैटो। फिर दूसरा भी पोटैटो, यहाँ पे भी 5 प्रोडक्ट मेरी, एक पोटैटो डालो, एक आलू डालो, प्याज डालो। फॉर एग्जाम्पल अब मैं तो आपको एक्चुअली समझा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है।
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोकोनट डाल दिया, पांच प्रोडक्ट का फिर मेरा जो एक्सपोर्ट में कितना परसेंटेज है वो भी बताना पड़ेगा। एप्पल डाला, कश्मीरी एप्पल, फिर डालते हैं चिक पीस या पीस, मशरूम्स, ऑनियंस, नीचे होगा तो आपको थोड़ी तकलीफ पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही, वो क्या बोलते हैं, स्क्रॉल करना पड़ रहा है। व्हीट फ्लोर, हालांकि अभी बैन है, फिर भी पिछले साल अलाउड था, तो मेरा 95% तो यही चीज़ है। चलो ना 95 डाल देते हैं। फिर डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ 5 सर्विसेज, तो मेरा सर्विस तो एप्लीकेबल है ही नहीं। स्किलिंग एंड मेंटरशिप ऑब्लिगेशन, वो तो 2 स्टार वाले के लिए। तो अगर यस बोलूँगा समझ लो, तो फिर मेरे को डालना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियल 24-25 में कितने वीक्स की कितनी ट्रेनिंग कौन से जिले में लेना चाहोगे, लाइकली नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कितने आएंगे, लाइकली वेन्यू ऑफ द ट्रेनिंग, कहाँ आप ट्रेनिंग दोगे, स्टार्ट कब होगी, ख़त्म कब होगी, और ये जो ट्रेनिंग कंडक्ट करेगा उसका नाम क्या है। वेदर द स्टेटस हाउस विल बी इंक्लूडिंग फैक्ट्री विजिट्स ड्यूरिंग द स्किलिंग एंड मेंबरशिप प्रोग्राम, क्या फैक्ट्री विजिट करवाओगे अपनी फैक्ट्री का। वेदर स्टेटस हाउस विल बी कोलैबोरेटिंग विद एनी इंडस्ट्रियल क्लस्टर, क्या आप किसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर के साथ कोलैबोरेट करोगे, क्या आप किसी नॉलेज पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करेंगे। वेदर द स्टेटस हाउस विल बी प्रोवाइडिंग इंटरेक्शन विद एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक मैनेजर फॉर द ट्रेनीज, जो भी नए ट्रेनीज आ रहे हैं उसको क्या आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजर, सप्लाई मैनेजर या लॉजिस्टिक मैनेजर से मिलवाओगे। वेदर द स्टेटस होल्डर विल बी प्रोवाइडिंग स्किल एंड मेंटरशिप सर्टिफिकेट, क्या आप लास्ट में सर्टिफिकेट दोगे, तो सब में हाई लिख देने का, और यहाँ पे आपको ये सब लिखना है। लेकिन मैं तो 1 स्टार के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ। फिर इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या अप्लाई करना है, तो कॉपी ऑफ स्टेटस सर्टिफिकेट पिछले साल वाला कोई है तो। फिर फॉर्मेट ए, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट वेयर डबल वेटेज हैज़ बीन क्लेम, तो आपको अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉर्मेट ए है, अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फॉर्मेट बी है, सी ए सर्टिफिकेट, फॉर्मेट सी अगर आप डिम एक्सपोर्ट कर रहे हो, और अगर आप एस जेड को एक्सपोर्ट किया तो फॉर्मेट डी, तो चारों में से एक ही आएगा। कुछ एक्सपोर्ट डीम्ड एक्सपोर्ट है तो चारों भी आ सकते हैं, आई डोंट डिनाई दैट। तो सबसे पहले आपका वो सी ए सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या सर्टिफिकेट है, एनेक्सर टू ANF-1B, तो वो अपलोड कर लेते हैं। मैं कोई भी एक PDF अपलोड कर रहा हूँ सिर्फ सिंप्लीफिकेशन लिए। अपलोड CA सर्टिफिकेट, तो CA सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मैं कोई भी एक PDF को। फिर अपलोड प्रोडक्ट ब्रोशर, तो प्रोडक्ट ब्रोशर आपका आप अपलोड कर दो। फिर आपका अदर्स कोई डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड कर दो। फिर अपलोड अटैचमेंट, ज़्यादातर आपको एक्सपोर्ट के प्रूफ के लिए है ना, शिपिंग बिल भी मेरे ख्याल से अपलोड करने चाहिए। तो शिपिंग बिल अपलोड करोगे तो उसका आपका एविडेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो सी ए ने तो शिपिंग बिल चेक किया ही है, फिर भी मेरी एक नम्र विनती है कि आप वो करते ही रहो। तो अपलोड बटन दबाना भूल जाते हैं ना, तो ये आता है अपलोड अटैचमेंट बटन दबाना भूलना नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये सारी बातें मैं अंडरटेक करता हूँ, और सही में मैं सारे डॉक्यूमेंट सही भर रहा हूँ ऐसा मेरे को डिक्लेयर करना है। साइन बाद में डॉक्यूमेंट को साइन करना है, आधार OTP या डिजिटल सिग्नेचर से आधार कार्ड में और पैन कार्ड में वर्ड टू वर्ड, कट टू कट, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर ऑफ द नेम शुड बी सेम। जैसे कि कोई भी नाम है XYZ, तो दोनों ही जगह XYZ ही होना चाहिए। फिर सरनेम Z है तो आगे ZXY भी नहीं होना चाहिए। पिताजी का नाम Y है, सरनेम Z है, तो और खुद का नाम X है, तो सेम फॉर्मेट में ही पैन और आधार में नाम होने चाहिए।
समथिंग वेंट रॉन्ग, तो स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट में मैं जाऊंगा, एक बार फिर से साइन करने की कोशिश करूंगा। और सबमिट करने की कोशिश करूंगा। फाइल रीसबमिशन सक्सेसफुल। इसमें पैसे भी भरने नहीं है। माई लास्ट 10 ड्राफ्ट्स, अभी भी ड्राफ्ट में ही है। ठीक है, तो इस तरह से सर आप स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो। और उसका जो सीए सर्टिफिकेट है ना, वो भी हम चर्चा कर लेते हैं। सीए सर्टिफिकेट में सबसे पहले पूरा फॉर्म ऑनलाइन है, तो ये ANF1 भी है ना उसका। अभी तो वैसे ये जो पूरा फॉर्म भरा ना उसका मैन्युअली ये फॉर्म है, अगर भरना चाहो तो भर देना, लेकिन अभी वो ज़रूरी नहीं है। जो हमने पूरा फॉर्म भरा ना वो इधर तक यही है, तो ANF1 का अटैचमेंट ये करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन फॉर्म भरा। यहाँ लिखा भी है, देखो, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इज टोटली इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन पेपरलेस। अप्लाई फॉर स्टेटस होल्डर, this given ANF1B is just for reference purpose. No paper copies or scanned copy of this ANF form are to be submitted. इसकी कॉपी सबमिट करनी नहीं है, ठीक है। तो ये तो सबमिट करना ही नहीं है, क्योंकि पूरा फॉर्म हमने ऑनलाइन देख लिया। सीए सर्टिफिकेट यहाँ बनेगा मैसर्स XYZ हैविंग IC नंबर सो एंड सो फॉर ईयर 2023-24, 22-23 और 21-22 में उनका क्या सर्टिफिकेशन, वो आपके सारे कागज़ देख के वो सर्टिफाई करेंगे सीए साहब। तो क्या क्या कागज़ देखेंगे आपके, तो सबसे पहले आपका स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका अंडर कस्टम है यानी कि GST रिटर्न, फिर आपका शिपिंग बिल, बिल ऑफ लीडिंग, पैकिंग लिस्ट वगैरह देखेंगे, फिर GST का रिटर्न देखेंगे, फिर एक्सपोर्ट ऑर्डर देखेंगे, शिपिंग बिल देना, बिल ऑफ लीडिंग देना, कस्टम बैंक अटेस्टेड इनवॉइसेस BRC देखेंगे, FIRC देखेंगे, GR डिक्लेरेशन, कनेक्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट, आपका टैली का बुक्स ऑफ अकाउंट भी चेक, ये सब FIRC, फिर देखेंगे EBRC सर्टिफिकेट, बैंक एडवाइस वगैरह सब देखेंगे, और फिर सर्टिफाई करेंगे कि आपका जो भी है वो एक्सपोर्ट परफेक्ट हुआ है। तो सीए क्या सर्टिफाई करेगा, तो सबसे पहले करंट ईयर US डॉलर का टर्नओवर, लास्ट ईयर, सेकंड लास्ट ईयर और थर्ड लास्ट ईयर। थर्ड लास्ट ईयर जेम एंड ज्वेलरी के लिए वैलिड नहीं है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विदाउट वेटेज, तो समझ लो कि यहाँ पे $15 लाख, तो यहाँ 15 लिख दिया। फिर यहाँ पे लिख देना है इंटू 2, यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपोर्ट टोटल इन US डॉलर, जी हाँ। फिर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट वेटेज एज पर फॉर्मेट है एक्सपोर्ट विद डबल वेटेज, यहाँ डबल वेटेज, यानी कि यहाँ $15 लाख है, तो यहाँ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करके 15 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू $30 लाख यहाँ पे लिख दिए जाएंगे। फिर FOR वैल्यू तो कन्वर्टेड इन US डॉलर फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, फिर वैल्यू कन्वर्टेड इन US डॉलर फॉर रिसिप्ट अंडर पैरा FTP फॉर्मेट D, फिर एक्सपोर्ट ऑफ SEZ, ठीक है। यहाँ पे CS पूरा आपको लिख के देगा, वो आपका बहुत झंझट नहीं है। फिर यहाँ पे उसकी साइन, फिर उसमें है ना एक आता है यूडिन नंबर, उसे यूडिन नंबर जरूर से लिखो, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यूडिन नंबर जो CA ने साइन किया ना, वो सर्टिफिकेट असली है कि नकली है वो भी प्रूव हो जाता है। अभी सर्विस एक्सपोर्ट वाले के लिए भी सेम ही है कि कैटेगरी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर तो आपको मोड 1 में ही लिखता है, लेकिन उसमें भी कौन कौन से मोड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उधर आपने यहाँ पे लिखा था कि मोड एज पर चैप्टर 11, अभी चैप्टर 11 खोलना पड़ेगा उसके लिए, और चैप्टर 11 में ये सारे मोड दिए हुए हैं। सर्विस ऑफ अ सप्लाई ऑफ अ सर्विस फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर कंट्री, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को मोड 1 कहते हैं। सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंज्यूमर्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया, मतलब किसी ने सर्विस कंज्यूम करी लेकिन कंज्यूमर्स ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया, कंजम्पशन अब्रोड, तो वो मोड 2 हो गया। सर्विस फ्रॉम इंडिया टू सर्विस कंजम्पशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन इंडिया,
फिर सेकंड थर्ड ऑप्शन हो गया सर्विस फ्रॉम इंडिया थ्रू कमर्शियल प्रेजेंस इन एनी अदर कंट्री, यानी आपकी उस कंट्री में ब्रांच है, आप समझ लो इन्फोसिस हो तो वहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर की एक ब्रांच खोल के रखी है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम इंडिया थ्रू द प्रेजेंस ऑफ अ नेचुरल पर्सन इन एनी अदर कंट्री, वहाँ पे आपने बंदे बिठा रखे, तो ज़्यादातर नॉर्मल आपका क्या आएगा, एक तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड आएगा या तो फिर आपका कमर्शियल प्रेजेंस वाला आएगा। ठीक है, तो ये दो मोड आपका जरूर से आ सकता है। फिर प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन भी आ सकता है अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनी हो तो इस तरह से आपको सीए सर्टिफिकेट वगैरह फाइल करके स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट अप्लाई करना है दोस्तों। और अगर आप ये सारी सेवाएं लेना चाहते हो तो आपको कॉल करना है 8000282550। हमारी सेवा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी रिफंड। एक्सपोर्ट में दो प्रकार के तरीके, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी। तो एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन हो जाता है। और एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किन के लिए बेनिफिशियल, जिनके पास पुरानी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है, वो लोग वो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर जिसके पास नहीं भी पड़ी है लेकिन जिसका प्रॉफिट मार्जिन कम है ना, वो बंदे एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पूरा टैक्स एक बार पूरा भर देना है और पूरा रिफंड लेना है। तो फिर पूरा जो भरना है ना, उसमें अगर प्रॉफिट मार्जिन कम है तो आपका परचेज प्राइस भी आपने जो जीएसटी पे किया होगा उसमें से ही बहुत सारा जीएसटी पे कर देंगे आप। बाकी का जो प्रॉफिट मार्जिन जो वैल्यू ऐड किया उतने भी आपको जेब में से जीएसटी भरना पड़ेगा, लेकिन आपको पूरा ही फुल रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, उसमें आपको कतई जीएसटी लगना नहीं चाहिए, लगेगा तो रिफंड मिल जाएगा। फिर हमारा आइस गेट रजिस्ट्रेशन, एडी कोड रजिस्ट्रेशन, आईएफएससी कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, और आइस गेट 2.0 वेबसाइट पर भी हम पूरे सारे इंडिया के पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एस्टेब्लिशमेंट, फिर आपका लीगल एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एनसीएलटी, एनसीएलएटी मैटर्स, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स प्लानिंग, import export related guidance, foreign exchange related guidance, valuation related guidance, merchant exporting, buying, buyer finding, seller finding, पीएफ, ईएसआई और फूड लाइसेंस, सेंट्रल फूड लाइसेंस, स्पाइस बोर्ड का आरसीएमसी लेना हो, अपेडा का आरसीएमसी। दोस्तों छोड़िए ना लीगल चिंता, अपनाइए आपका अपना लीगल साथी, टैक्स कंप्लायंस पार्टनर legalsahayata.com और kalbshahclasses.com। हमारी दो वेबसाइट है जिसमें हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का ट्रेनिंग भी देते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है और हमें नए नए वीडियो बनाने में बहुत मज़ा भी आता है। तो आपसे कृपया निवेदन है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए legalsahayata.com और kalbshahclasses.com से। आपको थैंक यू, धन्यवाद।